हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके सामने डिस्काउंट एंट्री को लेकर आया हूँ। जनरली आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होती है कि डिस्काउंट्स में अभी आपने सुना होगा फ्लैट, कूपन कोड, कैशबैक, तो सुपर कॉइन्स, ऐसा बहुत सा भी पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के ज़रिए प्रोमो कोड्स वगैरह मिलता है। तो आखिर ये सब क्या है? जनरली आप छूट, बट्टा, रियायत या कटौती वगैरह को जान रहे हो, डिस्काउंट को जान रहे हो, बट इस तरह की भी अभी मार्केट में वर्ड चला है। कूपन कोड है तो कैशबैक है, तो सिल्वर कॉइन्स अवेलेबल है, तो प्रोमो कोड्स वगैरह है, फ्लैट है। तो इन सब चीज़ों का पूरा एक रखो कि हमें वर्ड सुनने को मिलता है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई आखिर ये कैसे काम करता है, जनरली हमारे अमाउंट्स के साथ कैसे वर्क करता है, जो आइटम हम लोग परचेस करते हैं उसके साथ ये कैसे वर्क करता है, सेल कैसे होता है, सेलिंग के साथ कैसे मेंटेन होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियोस में लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बट डिस्काउंट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको कंपोजिट एंट्री को बता देता हूँ, क्योंकि इनको स्टडी करने के लिए इन सब चीज़ों को आपको कंपोजिट या कंपाउंड एंट्री की नॉलेज बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप क्लियर अच्छे ढंग से क्लियर कर पाओगे इन सब चीज़ों को। तो जो यहाँ पे है कि कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट, जब दो या दो से अधिक लेन देन एक ही प्रकृति के होते हैं, मतलब अब कोई भी एक ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, ठीक है ना, और उसका जो नेचर है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स सेम है, तो एट दैट टाइम क्या होता है, और सबसे उसमें एक चीज़ और हमें देखना होता है कि अगर नेचर सेम है और उसकी डेट भी चेंज होनी चाहिए, एक ही तिथि पर होते हैं तो उन्हें अलग अलग लिखने का स्थान पर एक ही एंट्रीज में लिखा जाता है। मतलब अगर आप ऐसा क्वेश्चन है कि पेड सैलरी 5 अप्रैल, पेड सैलरी आर एस 500, और फिर वहीं पे है 5 अप्रैल पेड सैलरी, सॉरी पेड वेजेस आर एस 200। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि सेम डेट को जो है नॉमिनल अकाउंट के थ्रू दोनों एक्सपेंसेस है हमारा, तो ये कंपोजिट एंट्रीज में आएगा। इस दोनों को हम लोग अलग अलग भी एंट्रीज कर सकते हैं और एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको दिक्कत जनरेट हो रहा, समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको अभी इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियोज़ आप तभी देखो जब आपकी प्रीवियस वीडियो क्लियर हो, ठीक है ना। अगर आप कॉमर्स के हो तब तो आपको समझ में ही आ जाएगा, अगर आप अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है तब तो आप क्लियर कर सकते हो इन सब चीज़ों को। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं है और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने रखा है, टोटल प्लेलिस्ट आप चेक करो, एक एक करके वीडियो पूरी आप देखो, पूरी आपको बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की नॉलेज मिलती चली जाएगी Tally.ERP9 की, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को फॉलो करके चलो। तो मतलब जब एक ही लेन देन, एक ही तरह के लेन देन, ठीक है ना, सेम डेट को होता है, सेम प्रकृति वाले, तो इस तरह के लेन देन को संयुक्त या मिश्रित एंट्री भी कहते हैं, मतलब कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। और डिस्काउंट को जानने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट्स में कंपाउंड एंट्री का वर्क होगा, इसलिए मैंने आपको कंपाउंड एंड कंपोजिट एंट्री पहले स्टडी करा दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स देखता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ऑन 1 अप्रैल गुड्स परचेज फॉर कैश 3000, और 1 अप्रैल सेम डेट को परचेज फ्रॉम राजीव स्टोर 1200। मतलब एक वर्क परचेज का हो रहा है जो कैश में हो रहा है, एक वर्क परचेज का हो रहा है एक ट्रांजेक्शन्स, लेकिन वो क्रेडिट में हो रहा है राजीव स्टोर के जरिए। तो मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, लेकिन चेंजेस क्या है कि एक कैश में हो रहा है और एक क्रेडिट में हो रहा है। तो इसकी एंट्री को आप अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, या दूसरा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट राजीव स्टोर क्रेडिट टू में राजीव स्टोर। बट इसकी सेम एंट्री कैसे आप करोगे? तो यही जो सेम एंट्री हम लोग मेंटेन करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट एंट्री, है ना। तो देखो चलो मैं पहले पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो दोनों एंट्रीज आपके लिए सेम सेम डेट को हो रहा है ना, सेम डे। तो ये है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल, ओके। अभी देखो क्या हो रहा है, सामान हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है। कौन सा सामान आ रहा है, सामान का नाम नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट लिखोगे। तो आप यहां लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, ओके। अब देखो ये परचेज हमने किया,
किससे परचेज किया, सॉरी कैसे परचेज हो रहा है, कैश के जरिए परचेज हो रहा है। कितना, 3000 कैश, मतलब परचेज किया मैंने सामान तो मेरा पैसा चला गया। तो टू जाने वाला क्रेडिट मतलब कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कितना चला गया, 3000 रुपए चला गया। ओके, अभी देखो इसी एंट्री को हम यहां पे भी मेंटेन कर सकते हैं। फिर से यहां पर भी क्या है, परचेज, दोनों में परचेज है, दोनों में परचेज जो है ये कॉमन है ना, लेकिन यहाँ पे कैश अलग है और राजीव स्टोर अलग, ये दो चीज अलग है। तो बस ऊपर में परचेज को कॉमन रखेंगे और नीचे में टू कैश 3000 और यहीं पे लगा दो टू राजीव स्टोर, राजीव स्टोर। ओके, यहां पे ये हम लोग मेंटेन कर देंगे, ठीक है। तो राजीव स्टोर का कितना है, 1200। सो एट दैट टाइम हम लोग ये कैश में परचेस कर रहे हैं, ये क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व, यहां पे टोटल कितना हो गया, 4200 रुपया, है ना। तो इस तरह से ये कंपोजिट एंट्रीज हमारा जनरेट होता है, ठीक है ना। टैली में अगर इसकी एंट्री करना है तो सेम प्रोसेस में चलेगा, टैली में भी कंपोजिट एंट्री आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल मैनुअल अकाउंट में ही कंपोजिट एंट्री होती है, टैली में भी कंपोजिट एंट्री होती है, ठीक है ना। तो यहां पे वही चलेगा, अप्रैल 1 ये वाली एंट्री हो गया, तो आपको समझ में आ ही गया कैसे करना है। 2 में क्या हो गया, 2 में पहले कैश में काम हो रहा है तो 2 कैश अकाउंट और दूसरा है राजीव स्टोर, ठीक है। कैश में हो रहा है 3000 और यहां पे 1200 और टोटल अमाउंट कितना जनरेट हो रहा है, परचेज, सॉरी ये टोटल अमाउंट मतलब हम लोग टोटल परचेज कर रहे हैं, कैश में कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ टोटल कितना का परचेज कर रहे हैं, 4200 रुपए का परचेज कर रहे थे। इस तरह से हमारी जो ये कंपोजिट एंट्री जनरेट होती है, समझ गए ना, कि मतलब एक ही में आपका 2 क्रेडिट जनरेट हो रहा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल्स में दिखाता हूं आपको। ऑन 2 अप्रैल 11,000 worth गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 7000 फ्रॉम दुर्गा स्टोर एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट, मतलब 11,000 का एक सामान है, एक मतलब 11,000 वैल्यू वाला सामान माल जिसको हमने परचेज किया, जिसमें से हमने 7,000 रुपया कैश दिया और दुर्गा स्टोर से परचेज किया और रेस्ट जो है उधार रह गया। तो ऐसी एंट्रीज है, समझ में आ रहा है मैटर। सोचो कैसे करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप देख लो क्या कर रहे हैं, हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पे डेट वेट बैठा के रेडी हो जाओ, 2 अप्रैल है ना। अब आप सामान परचेस कर रहे हो तो आपको जो समझ में आ रहा है पहले उसको क्लियर कर लो। क्या कर रहे हो आप, सामान परचेस कर रहे हो, है ना, गुड्स परचेस कर रहे हो। आपको पता नहीं है कौन सा सामान है तो परचेज अकाउंट लिख डालो पहले ही आप, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, अब देखो यहां पे क्या है कि हम लोग कितने का सामान परचेस कर रहे हैं ये भी यहां पे क्लियर है, तो ये भी आप यहां पे लिख डालो। हम लोग टोटल जो है 11,000 का सामान जो है वो परचेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब पार्ट वाइज तोड़ो इस बात को कि इसमें से हम लोग कैश कितना दे रहे हैं। कैश मेरा 7,000 रुपया जा रहा है, तो चलो कैश को जाने दो 7,000, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना गया, 7,000 रुपया गया। बोल रहा है किससे परचेस किए थे हम लोग, दुर्गा स्टोर से परचेस किए थे। रेस्ट ऑन क्रेडिट, रेस्ट जो है यहाँ पे क्रेडिट रह गया, तो कितना रेस्ट रहा होगा आप ही बताओ, कितना रेस्ट रहा होगा। तो 4,000 रुपया रेस्ट रह गया। तो अगर 4,000 देना भी है तो किसको देना है, दुर्गा स्टोर को देना है, तो यहां लिख दो टू दुर्गा स्टोर। जैसे आप दुर्गा स्टोर डालोगे 4,000 यहां पे क्लियर करोगे, टोटल कितना हो गया 11,000। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज जो है ये वाली बन गई, ठीक है ना, गुड्स वर्थ परचेज की, ठीक है। अब उसी तरह से इसको अगर टैली में एंट्रीज करना है हमें, तो वही चलना है हमें, 2 अप्रैल मेंटेन करना है, ठीक है ना। और 2 में क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस में चलेगा, जैसे पहली वाली एंट्री थी उसी तरह की थी, बस दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यूज था लिखने का थोड़ा डिफरेंट था, है ना। कैश अकाउंट में हो गया 7,000 रुपया और रेस्ट क्रेडिट हो गया, मतलब टू दुर्गा स्टोर हो गया, ठीक है। कितना हो गया 4,000 रुपया और बाय में क्या हो गया, सामान हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट कितना
11,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से कंपोजिट एंट्रीज आपने दूसरा एग्जाम्पल देखा और आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। पूरी वीडियोस आप देखते चलो, मैं आपको बार बार कहूँगा, आप जब तक बैक वाली वीडियोस नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, 3 अप्रैल पेड वेजेस RS 1300 रुपया, सैलरी RS 6,000 रुपया, रेंट RS 4,000 रुपया। मतलब हम लोग 3 चीज यहां पे कर रहे हैं, काम एक ही हो रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एक ही है, पे करने का। पहले वेजेस पे कर रहे हैं, वेजेस का हिंदी क्या होता है, मजदूरी। दूसरा हम सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब वेतन। तीसरा हम किराया पे कर रहे हैं, रेंट। तीनों एक ही काम कर रहे हैं ना। तीनों की अवस्था में हमारा क्या हो रहा है, तीनों में खर्च ही है, वेजेस भी खर्च है, सैलरी भी खर्च है, रेंट भी खर्च है। और आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट में खर्च जो होता है वो डेबिट होता है ना। तो बस, और तीनों जब खर्च हो रहा है तो क्या हो रहा है, पैसा जो हमारा जा रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या है, पैसा है, तीनों में पैसा जा रहा है। कॉमन क्या है, पैसा है, ठीक है ना। तो पहले तो आप यहाँ पे डेट बैठा दो, 3 अप्रैल। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, पेड वेजेस, तो वेजेस खर्चा है, खर्चा डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो अब देखो टोटल कैश, पहले तो आप वेजेस देख लो कितना हुआ, 1300 रुपया हमारा हुआ वेजेस, 6,000 रुपया हुआ हमारा सैलरी, और 4,000 रुपया हुआ हमारा रेंट। टोटल कितना हो गया, 6 4 10 11,300। बन गया ना सवाल। तो ये भी हुई हमारी कंपोजिट एंट्री, कभी डेबिट बेसिस पे, अभी डेबिट बेसिस पे हुआ 11,300, ठीक है ना। तो बस उसी तरह से यहां भी सॉल्व करना है। 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा कैश अकाउंट 11,300, और बाय में क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट कितना है, 1300 रुपया। उसी तरह से बैठाते चलो। दूसरा है सैलरी, छः 6,000, रेंट अकाउंट 4,000 रुपया। तो टोटल हमारा, तो इस तरह से आप टैलीज में इस एंट्रीज को आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डिस्काउंट की ओर, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्काउंट की एंट्री को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, बट्टा, रियायत, फ्लैट भी बोल सकते हो, कूपन भी बोल सकते हो, कैशबैक भी बोल सकते हो, और भी कटौती, प्रोमो कोड्स ऐसे भी आता है, ठीक है ना। हिंदी में कटौती भी बोल सकते हो, कटौती लिख के आता है इस तरह से। ये जनरली अगर आप कोई भी सामान वगैरह परचेस करोगे तो बोलेगा कि आपको 10% का प्रोमो कोड है, तो प्रोमो कोड भी अभी यूज होता है, प्रोमो कोड, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का सब छूट का है, मतलब जो भी वर्क आप देख रहे हो ये सब क्या एक तरीका हो गया। मान के चलो आपको अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करने का, डिस्काउंट देने का एक अलग तरीका हो गया है ना। जनरल डिस्काउंट वर्ड हमें लगता है, अभी क्या होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री है ना, तो वो भी एक डिस्काउंट देने का ही प्रोसेस है, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है ना। कि मतलब अगर आप एक खरीदते हो तो एक आपको फ्री मिलता है, मतलब अगर 300 का सामान है तो एक और फ्री मिल गया, तो मतलब 300 में 300 का छूट। तो इस तरह से वो मेंटेन करता है वो लोग, कंपनी का कुछ अपना तरीका होता है। प्रॉफिट तो सब पे है, बट वो डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट कमाता है। हमें लगता है कि कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन प्रॉफिट है, हर काम में प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ये सब भी एक तरीका है छूट देने का। जनरली अगर मैं छूट की बात करूं तो डिस्काउंट 2 टाइप्स के हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक छूट, और कैश को बोलते हैं नकद छूट, जो कैश के ऊपर छूट मिलता है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले हम लोग व्यापारिक बट्टा को क्लियर करते हैं कि सामान्यतः बट्टा या कटौती से व्यापारिक बट्टा का ही बोध होता है।
जब निर्माता या थोक विक्रेता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य मतलब लीस्ट प्राइस अथवा विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती देता है तो उसे छूट या कटौती को उस छूट या कटौती को क्या कहा जाता है? व्यापारिक बट्टा कहा जाता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हुआ। मतलब अगर मान के चलो कोई सामान का प्राइसेस है, पर्टिकुलर प्राइसेस डाला हुआ है, ठीक है ना, और आप जैसे शोरूम के अंदर जाते हो तो आपको बोल दिया जाता है भाई अभी 50% का छूट चल रहा है ना। आप देखते हो कोई मॉल वगैरह जाते हो तो वहाँ पे ना पहले से लिखा होता है 50% का छूट अभी चल रहा है, 40% का छूट चल रहा है, अभी भारी सेल ऑफर है। तो यही जो है मतलब रखो ना कि आपको लीस्ट प्राइस पे अंकित मूल्य पे पहले से छूट दिया गया है। ठीक है ना, तो वो हमारा हो जाता है व्यापारिक बट्टा। लेकिन मान के चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप ना कोई ऐसा दुकान आप जा रहे हो, कोई एक दुकान है जो दुकान आप बार बार जाते हो, ठीक है ना, वो दुकान आप बार बार जाते हो कस्टमर्स बन के, ठीक है ना। तो आप जब उस दुकान में गए, ठीक है ना, तो क्या होता है कि वो बोला आते के साथ भैया आइए मेरे यहाँ ना अभी आपको हम मान के चलो 10% का ना डिस्काउंट दे देंगे। वो क्यों दिया डिस्काउंट? ये जो बोला वो जैसे आप दुकान इन किए तो वो आपको बोलता है कि 10% का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपको लगा कि भाई अब कोई भी सामान मैं लूंगा तो 10% का मुझे छूट मिला, तो ये बोली वाला एक डिस्काउंट हुआ। आपको पहले ही बोल दिया कि भाई ये डिस्काउंट मैं दे दूंगा। अगर कोई आपको 1000 रुपये का सामान पसंद आया तो उस पर आपको डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि भाई 900 रुपया ही ये बंदा लेगा मेरे से। फिर ये एक बात और बोलता है कि भैया अगर अभी, ठीक है ना, अगर आप अभी टोटल पैसा मुझे पे करोगे ना तो मैं आपको 5% का फिर डिस्काउंट दे दूंगा। अगर टोटल पैसा पे करोगे तो, कैश में अगर दोगे तो भाई 900 रुपये अगर दोगे तो 5% का फिर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हुआ हमारा कैश डिस्काउंट, है ना। ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट, जो बोल दिया डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हो रहा है और कैश डे जो पैसा पे करने पे होता है वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ये वाला कैश डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं रोकड़ कटौती, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों कैसे कैलकुलेट होता है हमारे बिजनेस में, इन सब चीजों को मैं दिखाता हूं। एक चीज आपको मैं बता दूं कि ट्रेड डिस्काउंट को काटते तो जरूर है, माइनस तो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में या कॉपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कॉपी में लिखा नहीं जाता। ये बोली पे है, चलो आगे बढ़ गया, ठीक है ना, बस इतना ही चलता है। ये बोली पे डायरेक्टली माइनस हो जाता है, इसको इस डिस्काउंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, अकाउंट्स वगैरह में लिखा नहीं जाता है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स 100 पीस स्टेपलाइजर 500 रुपये के दर से खरीदता है 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। मतलब टोटल कितना का स्टेपलाइजर वो परचेस कर रहा है। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स बताऊं तो कितना हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स, तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो गया, मान के चलो 100 पीस गुना 500, तो टोटल हमारा 50,000 का सामान हम लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 50,000 का जब सामान हम लोग परचेस कर रहे हैं तो उसमें 20% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो कैसे कितना हो गया, अगर मैं बात बोलूं कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा है 20%, तो इसको आप निकाल लो 20% ट्रेड डिस्काउंट को, तो हो गया सामान का यहाँ पे 50,000 का 20/100, तो टोटल कितना हो गया। आप इसको कट करो, इसको आप कट करो, तो टोटल अप्रॉक्स हो रहा है 10,000 रुपीज का डिस्काउंट, ठीक है ना। 10,000 रुपीज का डिस्काउंट हमारा टोटल हो रहा है। तो इस बेसिस पे अब अगर मैं बताऊं तो अब सामान की कीमत कितनी रह गई, सामान की कीमत रह गई, मैं आपको बता दूं तो सामान की कीमत रह गई 50,000 में से आप, ठीक है ना, 10,000 को माइनस करोगे, 50,000 हो रहा है 50, हाँ 50,000 हो रहा है, 10,000 को माइनस करोगे तो 40,000 का ये सामान है आपके पास। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ये देखो, ये क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो थोड़ा इस पर ध्यान दो, ठीक है ना, टेंशन फ्री रहो, थोड़ा क्लास बड़ा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो बड़ा, ठीक है ना। तो कितना 50,000 में से 10,000, अब 40,000 जो है ट्रेड डिस्काउंट के बाद का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो कैश डिस्काउंट,
वही चीज़ें ग्राहकों अथवा क्रेता से तुरंत अथवा एक निश्चित अवधि के अंदर नकद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है, मतलब हमें यह है कि भाई जल्दी से हमें पैसा चाहिए, तो हम लोग ना अपने कस्टमर्स को थोड़ा छूट दे देते हैं, भाई छूट लो और तुरंत पैसा। तो इस कारण से कस्टमर्स में भी ऐसा होता है कि चलो अगर हम अभी तुरंत पैसा दे रहे हैं तो कुछ छूट भी मिल रहा है हमें, तो अच्छा चीज़ है ना, दोनों के लिए सही चीज़ है, आपको भी छूट मिल गया और इनको भी छूट मिल गया, तो दोनों को छूट मिल गया जनरली। तो ऐसे सिचुएशंस में जो डिस्काउंट होता है कैश के समय पे, उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऐसे कैश डिस्काउंट्स का यहाँ पे जो है फॉर्मूला डाला हुआ है जनरली, देखो कि लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, मतलब अंकित मूल्य माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग ये वाला काम कर चुके हैं, है ना, कि लीस्ट प्राइस था हमारा 50,000 में से मेरा ट्रेड डिस्काउंट 10,000 रुपये आया, ठीक है ना, इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अभी जो है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स हैव टू पे 5% कैश डिस्काउंट विद 5% कैश डिस्काउंट, मतलब अब जो है पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को 5% कैश डिस्काउंट के साथ पे करना है। तो अब बताओ कितना पे करना है। तो अभी अब सामान की कीमत है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद सामान की कीमत कितनी हो गई है, देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद कितनी हो गई है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद सामान की कीमत हो गई है अब 40,000 रुपया। पहले था 50,000 रुपया सामान का कीमत, अब 40,000 रुपया, लेकिन 40,000 पे भी 5% का छूट दे रहा है। तो ठीक है, कैसे निकलेगा अब निकालना है, अगर आपको कैश डिस्काउंट निकालना है तो 40,000 का 5/100 सॉल्व कर लो। ₹2,000 हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। ओके, अब हमारी गुड्स की वैल्यू, तो ये हमारा 2,000 रुपया जो है इसको दिखाया जाएगा हमारे एंट्रीज में, ठीक है ना, चूंकि ये कैश डिस्काउंट है, कैश के ऊपर डिस्काउंट हो गया। और अब हमारी जो हमें अब ओरिजिनल में जो पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को पे करना है ओरिजिनल में अमाउंट, ठीक है ना, वो अमाउंट हमारा हो गया कौन सा, ओरिजिनल अमाउंट। सो जनरली अब जो वैल्यू का गुड्स है आफ्टर ट्रेड आफ्टर कैश डिस्काउंट, जो गुड्स की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई 40,000 एंड माइनस 2,000 इज इक्वल टू 38,000। दैट मीन्स कि 38,000 हैव टू पे पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स हैव टू पे अप्रॉक्स 38,000 एंड 2,000 का कैश डिस्काउंट, है ना। अब देखो इन सब, अब इसी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान दो कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसको केवल कैलकुलेट किया जाएगा और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल एंट्रीज और टैली में। कैसे करेंगे याद रखना है आप इसको। तो इसकी जर्नल कुछ इस तरह से बनेगी, पहले तो आप डेट देख लो किस डेट को हो रहा है, चलो डेट नहीं दिया हुआ है तो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो भी पर्टिकुलर डेट होगा डेट डाल देंगे। अब सामान परचेज हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर मान के चलो स्टेबलाइजर परचेज हो रहा है ना, तो स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर अकाउंट, ओके, डेबिट। कितने का स्टेबलाइजर हुआ, तो हमारा यहाँ पे कितना 40,000 है, 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया स्टेबलाइजर में दिख जाएगा, ठीक है। 2 में पप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स ने कितना कैश पे किया, कैश कितना गया, मात्र 38,000 कैश गया। तो रेस्ट क्या हुआ, तो रेस्ट हो गया हमारा डिस्काउंट। तो 2, यहां कैश डिस्काउंट नहीं लिखना, यहां पे लिख देना है डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट अकाउंट कितना 2,000। तो इस तरह से हो गया हमारा 40,000 एंड 40,000। तो फ्रेंड ये भी कंपोजिट एंट्री के अंदर आया। तो एंट्रीज देखो ऐसे ही बनती है, इस तरह की एंट्रीज को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर यहां पे डेट डालो और टैली में भी एंट्रीज करनी तो वही चलेगा। 2 में कैश अकाउंट 38,000 एंड 2 डिस्काउंट अकाउंट। एक बात मैं अगर आपको बता दूं तो डिस्काउंट वही होता है जहां कैश होता है, कैश या बैंक के नीचे में डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको। कैश अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो ये चीज़ आपको अगर कंफ्यूज भी करेगा तो आप टेंशन फ्री रहो, कैश जहां वहीं पे डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया स्टेबलाइजर
अकाउंट, ठीक है। $40,000, ठीक है ना। ओके, सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री की ओर। और जैसा कि अभी आपने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एक एग्जांपल्स देखा था, अब यहाँ से मैं ओरिजिनल एग्जांपल्स स्टार्ट करता हूँ जनरली, ठीक है ना, जो अब आपको खुद से बनाना है, खुद से भी सॉल्व करना है, इसको समझना है कि ऑन 5th अप्रैल परचेज गुड्स ऑफ RS 1000 एट 10% पर डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो लिखा हुआ है कि 1,000 रुपये का माल है, 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नकद बट्टे पे खरीदा। तो बस कैलकुलेशंस करो और काम करो, ठीक है ना। तो चलो मैं अगर यहाँ पे, चलो मैं पेन ले लेता हूं और कैलकुलेशन करो। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट करता हूं, ठीक है ना, वर्किंग नोट, तो मान के चलो हमें पहले 1,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, 1,000 पे, तो अगर 1,000 पे ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो कितना निकलेगा आप ही बताओ। 1,000 का 10/100, तो 1,000 का 100 रुपीज आ गया ट्रेड डिस्काउंट। तो नाउ द वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, वैल्यू हो गया 1,000 और माइनस 100 रुपीज, तो इज इक्वल टू 900 जो है ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। इसी पे हमारा लेखांकन होगा या इसी पे मेरी एंट्रीज बनेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट जो है जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते। ये जो 1000 की वैल्यू है और ये 100 की वैल्यू है, इसको हम लोग अपने जर्नल में या टैली की एंट्रीज में ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें इंक्लूड्स जो करनी है वो क्या इंक्लूड करनी है, हमें कैश डिस्काउंट्स को इंक्लूड करनी है। ओके, सो आपको ट्रेड डिस्काउंट्स को बिल्कुल इंक्लूड्स नहीं करनी है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड्स करके दिखाता हूँ अब कैश डिस्काउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 900 की जो अमाउंट है, ठीक है ना, टू द परचेज अकाउंट हमें जनरेट कर देना है। एक्चुअली हमारे पास गुड्स का नाम अवेलेबल नहीं है, और जनरली अगर गुड्स का नाम अवेलेबल ना हो तो ऐसे सिचुएशंस में आपका जो सामान है गुड्स से कहाँ से आ रहा है, परचेज के जरिए आ रहा है। सो राइट हियर परचेज अकाउंट। नाउ क्लियर। और हमें अब इस वैल्यू पे वर्क स्टार्ट होगा, तो 900 मैं यहां पे सबमिट कर दे रहा हूं डेबिट के आगे, ठीक है। और यहां पे डेट आप फिक्स कर दो, ये टोटल ट्रांजैक्शंस 5 अप्रैल को हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैश डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। कैश डिस्काउंट है 5%, इसे हमें फॉलो अप करना होगा क्या। तो कैश डिस्काउंट को अगर हमें कैलकुलेट करने की बात आ जाए तो कैश डिस्काउंट्स के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, आपका 900 ऑलरेडी निकल चुका है वैल्यू, तो 900 का 5/100 कट करो, कितना कॉस्ट आ रहा है, 45 रुपया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब वैल्यू हुई 900 अब माइनस 45, तो आई थिंक इट्स 855 रुपीज, आई थिंक 855 रुपीज आएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 5 8, ठीक है ना। तो ये जो हो गई हमारी, ये हो गई डिस्काउंट जो दिखाएंगे हम लोग, और ये हो गई ओरिजिनल में जो हमने कैश पे किया, ठीक है ना। क्लियर हो गया नहीं मैटर, तो बस अब बैठा दो यहाँ पे। तो हमने कैश कितना पे किया, 855 रुपया कैश पे किया, तो 2 कैश अकाउंट कितना 855 रुपया और 2 डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास कितना आ रहा है, डिस्काउंट हमारे पास आ रहा है 45 रुपए का, तो 2 डिस्काउंट। और मैंने बताया भी कि जहां पे कैश उसी के नीचे डिस्काउंट, अगर कैश डेबिट में तो कैश डिस्काउंट कैश, तो डिस्काउंट डेबिट में, अगर कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट क्रेडिट में। वैसे ऐसे ही सिचुएशन से हैंडल करते चलो। थोड़ा सा आईक्यू लेवल क्लियर रखो, मैंने जस्ट बताया आपको, और मैं हमेशा बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से सोचो, समझो, बारीकी से समझने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप अपनी थिंकिंग लेवल जो है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज लेवल को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये सबसे ज़्यादा सही होगा। टू डिस्काउंट अकाउंट, दिमाग को ऑलवेज खोल के रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। ट्राई करो कि नई नई चीज़ों को सीखना है, समझना है, सर क्या बोल रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को एकदम पकड़ना है, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट्स 900 इंक्लूड्स हो गया।
नाउ टैलीज में अगर इसकी इंक्रीज करनी है तो सेम हियर, ठीक है ना, यहां पे सेम वे में इंक्लूड्स हो जाएगा 5 अप्रैल, ओके, एन अमाउंट एज इट इज। यहां पे भी कैश का डिस्काउंट का जिस तरह से यहां पे दिखाया गया एज इट इज यहां पर भी हम लोग दिखाएंगे। सो हम लोग कैश कितना पे कर रहे हैं, कैश हम लोग पे कर रहे हैं 855 एंड डिस्काउंट कितना जनरेट हो रहा है 45 एंड परचेज की जो कॉस्ट है, परचेज की जो अमाउंट है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वो जनरेट हुआ है 900। तो वही अमाउंट्स को यहां पे हम लोग लिखेंगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट्स वाली वैल्यूज को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया। नेक्स्ट को देखता हूं मैं। अब यहाँ पे एक सेल से रिलेटेड एग्जांपल्स है। 7 अप्रैल को 5000 वैल्यू का गुड्स, वही 10% ट्रेड डिस्काउंट और मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करना है, केवल चेंजेस क्या हो गया है सेल्स कैलकुलेट। तो आप लोग भी अपने कॉपी पे निकाल के इसको वर्क करो, ठीक है। चलो पहले मैं इसको वर्क कर लेता हूँ फटाफट। तो ट्रेड डिस्काउंट वर्किंग नोट आप बनाओ, लिख दो ऊपर में वर्किंग नोट और काम स्टार्ट करो यहां से, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट 5000 का 10/100 आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 10/100 तो कितना आ जा रहा है 500 रुपये आ जाएगा, ओके। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो है गुड्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 में से 500 रुपये को माइनस कर दोगे तो 4500 गुड्स की वैल्यू हो गई। अब निकाल लो कैश डिस्काउंट CD, है ना। तो कैश डिस्काउंट कितना है 5% है, 5%, तो अब 4500 का निकलेगा। आप निकाल लो यहां पे 4500 का 5/100, ये कट गया, कितना आ गया 25, 500 के 20 तो 22, 225 रुपया, है ना। कैलकुलेट करो अच्छे ढंग से। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, ठीक है ना। अब कितना वैल्यू हो गया, तो वैल्यू बराबर 45,000 में से 225 रुपए को कर दो आप माइनस। तो ये तो हो गया हमारा क्या डिस्काउंट, ये हो गया जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ये अमाउंट को, और कितना एक्चुअल में हमने पैसा दिया ये हम लोग यहां माइनस करके पता चलेगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और यहां पे 4, टोटल कितना हुआ 4275 हमारा अमाउंट कैश में रिसीव हुआ, ठीक है। चूंकि सेल कर रहे हैं 225 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया यहाँ पे जो हमें रिकॉर्ड करना है, और टोटल एक्चुअल वैल्यू का जो सामान हमने बेचा वो 4500 का बेचा, यही हमें रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि परचेज के दौरान हम लोग कुछ और रिकॉर्ड कर लेंगे और सेल में ऐसा कुछ नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशन सेल के लिए बना है, परचेज के लिए बना है, वही सेल के लिए भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना डेट पुट कर दो 7 अप्रैल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश कितना हमने रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट, सेल किए तो सामान पैसा आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आया 4275 रुपया। देख लीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा, ठीक है ना। और मैंने जस्ट बताया जहां कैश उसी के नीचे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 225 रुपया। और 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग सामान बेच रहे हैं, कौन सा सामान बेच रहे हैं नहीं पता, तो 2 सेल्स SALES, 2 सेल्स अकाउंट कितना टोटल 4500 रुपया, है ना। टोटल जोड़ दो 4500 रुपया पहुंच जाएगा। उसी तरह से यहां पर भी आपको लिख देना है 7 अप्रैल, टोटल कितना का सामान था, टोटल था 4500 का सामान सेल्स के जरिए, 2 सेल्स अकाउंट, रिसीव हुआ पैसा कितना मेरा 4275 रुपया, एंड डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 225 रुपया। हमारी एंट्रीज जो है यहाँ पे जनरेट हो गई, बन के रेडी हो गई। सो ये एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिया है फ्लिपकार्ट से, ठीक है ना, जिसमें मैंने डिस्काउंट्स में प्रोमो कोड रखा है,
ठीक है ना, कि मान के चलो फ्लिपकार्ट से हमें एक प्रोमो कोड मिला 2,000 रुपये डिस्काउंट का, और हमने क्या किया, एक फ़ोन परचेस कर लिया 15,000 रुपये का। तो इसको कैसे आप मेंटेन करोगे? तो बस इसमें तो कहीं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स की बात ही नहीं है, तो बहुत आसान तरीके से इसको काम कर सकते हो। आप देख लो 9 अप्रैल आप फ़ोन क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो? मोबाइल। सामान का नाम यहाँ पे अवेलेबल है, मोबाइल परचेज कर रहे हैं, तो बस आ रहा है मोबाइल हमारे पास, तो मोबाइल अकाउंट डेबिट। कितना का मोबाइल है हमारे पास? 15,000 का फ़ोन है ना, लिख दो यहाँ पे। कितना पैसा जा रहा है मेरा? टू कैश अकाउंट। तो मेरा पैसा गया मात्र 13,000 रुपये। क्यों गया 13,000 रुपया? क्योंकि 2,000 का हमें फ्लिपकार्ट से प्रोमो कोड मिला हुआ है ना, फ्लिपकार्ट से 2,000 का, हाँ, प्रोमो कोड, तो 2 प्रोमो डिस्काउंट, प्रोमो डिस्काउंट अकाउंट। कितना? 2,000 रुपये टोटल हो गया हमारा, 15,000। कोई भी किसी भी तरह का डिस्काउंट हो वो सब कैश के नीचे या बैंक के नीचे आता है, ठीक है ना। अगर बैंक से पैसा कर रहे हो, चेक में पे करो, तो वो सेम यहाँ पे उसी तरह से चलेगा। यहाँ पर भी सेम, टू कैश अकाउंट। हम लोग सामान परचेस कर रहे हैं मोबाइल, तो बाय मोबाइल, 15,000 का मोबाइल हमारे हाथ में, बशर्ते हमें कितना पे करना पड़ा? 13,000 इसके लिए हमें पे करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास 2,000 रुपये का प्रोमो डिस्काउंट फ्लिपकार्ट से मिला हुआ था। तो इस तरह से इसकी एंट्रीज जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी आपको सिचुएशंस मिले तो आप ऐसे ही इस सब तरह की एंट्रीज आप करोगे। आई थिंक कि आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट से रिलेटेड ये जो पैकेजेस है क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रखा हूँ, लेकिन इससे पहले आप इन सब चीज़ों की पूरी जो मैंने आपको स्टडी कराया है उन सब चीज़ों को कंप्लीटली अच्छे से कॉपी में नोट कर लो और पूरी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप नहीं नोट कर रहे हो तो बाद में आप इसे नोट और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग से मैंने डाला हुआ है, जिसमें कंपोजिट एंट्री भी इंक्लूड्स है आपको, कि मतलब स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, स्टार्ट किया बिजनेस मशीनरी से, फर्नीचर से, ठीक है ना। तो इसकी एंट्रीज आपको करना, स्टार्टेड बिजनेस की एंट्रीज मैंने बताया है। मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस मेरा नहीं देखे हो तो शुरू से आप देखना स्टार्ट करो, तभी आप ये टोटल क्वेश्चंस बना पाओगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत जनरेट होगी आपको। और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। दूसरा है रिसिप्ट सैलरी, ये भी आपका कंपोजिट एंट्री है जिसमें सैलरी रिसीव किया, प्रिंटिंग कॉस्ट रिसीव किया और कमीशन रिसीव किया। नेक्स्ट है आपका ट्रेड ये पेटीएम से 10% का केवल कैशबैक है, तो कैशबैक मतलब कैश डिस्काउंट है एक तरह का, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 4th नंबर का आपका कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट दोनों डाला हुआ है। और 5वें नंबर का क्वेश्चंस में आपका सिंपल सा है, वही कंपोजिट एंट्री से रिलेटेड है कि 15,000 का सामान है और केवल 9,000 रुपया कैश पे कर रहा है, तो रेस्ट क्या हो रहा है? उधार हो रहा है, मतलब 6,000 रुपया का उधार है, तो ऋतिक स्टोर वहाँ पे नाम पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आप खुद से दिमाग लगाओ, चूंकि जो भी मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल रखा है, पाँचों एग्जाम्पल इस वाले सवाल में मैंने अभी बताया है, पाँचों एग्जाम्पल को मैंने अभी स्टडी कराया है। ऐसा नहीं है कि पाँचों एग्जाम्पल मैंने स्टडी नहीं कराया, तो पाँचों एग्जाम्पल्स आप तभी बना पाओगे जब ये पूरी वीडियोस को आप देखोगे जो इसमें इंक्लूड्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई थिंक अगर आपको कोई इश्यूज जनरेट हो रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ये आप क्वेश्चंस बना के, अगर आपको इससे रिलेटेड दिक्कत आएगा तो उसको भी आप कमेंट सेक्शंस में डालो, मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शंस में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स जनरेट है तो आप मुझे बताओ। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियोस पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।